पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार कूटनीतिक प्रयास करके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हमारे शेर अपने काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। पाकिस्तान को विदेशी धरती से आतंकी मुल्क कहकर भारत की कूटनीति का लोहा मनवा रहे हैं। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन तो अपना मिशन पूरा करके आज भारत लौट भी आया और इस डेलीगेशन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, फगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के 4 देशों की यात्रा की। बाकी 6 डेलीगेशन 8 जून तक विदेश के दौरे से वापसी करने वाले हैं। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान जो है स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते मुलाकात उनसे कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी सभी 7 डेलीगेशन ग्रुप से 9 या फिर 10 जून को मुलाकात करने वाले हैं और इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने वाला है। तो कूटनीति की एक नई ऊंचाई है, एक तरीके से देख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। 7 डेलीगेशन, एक संदेश, आतंक का अंत भारत चाहता है। भारत की एकजुटता को दुनिया ने देखा है। डेलीगेशन ने वैश्विक समर्थन हासिल किया। डेलीगेशन ने कई देशों का कूटनीति से विश्वास जीता है। भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की पोल खोली जाकर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हुई है। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया को भारत का दम दिखाया है। विदेश गए डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। 7 प्रतिनिधिमंडल जो कि विदेश गए 33 देशों का दौरा किया है, उनसे मुलाकात पीएम खुद करेंगे। दुनिया भर में भारत का पक्ष मजबूती से हमने रखा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन हमने जुटाया और अब ये डेलीगेशन अपने विदेशी दौरों की जो इन्फॉर्मेशन है वो पीएम को देगा। ये बैठक 9 या फिर 10 जून को संभवतः हो सकता है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री को अपना फीडबैक ये जनप्रतिनिधि देने वाले हैं। विदेश के डेलीगेशन की घर वापसी भी हो रही है। पहला डेलीगेशन लौट गया है, बाकी जो 6 हैं वो 8 जून तक वापस भारत लौट आएंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन आज भारत वापसी किया है। इन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा की। बाकी 6 डेलीगेशन 8 जून तक विदेश दौरे से वापसी करेंगे। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए देश के 59 सांसद 33 देशों के दौरे पर गए। 59 सांसद को 7 सर्वदलीय टीमों में डिवाइड किया गया। 7 टीम के साथ 8 पूर्व राजनयिकों की मौजूदगी भी थी। 59 सांसदों ने दुनिया को 5 संदेश दिए हैं। सबसे पहला है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति। पाकिस्तान आतंक का समर्थक है। भारत जिम्मेदार और संयमित। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो रहा है। पाकिस्तान को लेकर के हमारी नीति पूरी तरीके से क्लियर है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की डेलीगेशन के साथ मुलाकात भी होगी और जाहिर है वैश्विक मंच पर इस समय भारत की तरफ से जो मैसेज गया है, जो पहले से भी है, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर के, और एक साफ तौर पर संदेश है उन देशों के लिए भी जो पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। देखिए, एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि भारत वॉर नहीं चाहता। भारत अपने 140 करोड़ लोग और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। वो कतई वॉर नहीं चाहता था। पहले भी कई बार ऐसे हमले हुए। आपको याद होगा 2008 में मुंबई हमला हुआ था। तब भी मनमोहन सरकार ने ये फैसला लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन फिर अपने कूटनीतिक तब भी ऐसे दल भेजे गए थे और जो ये दल भेजे गए तब भी जब दल भेजे गए बताया गया कि पाकिस्तान इसमें संलग्न है, उस पूरे जो टेररिज्म अटैक हुआ था, टेरर अटैक, उस समय फिर फैट जिसमें फाइनेंशियल जो पूरा ट्रांजैक्शन होता है उसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को भेजा गया था। अब ये समझने की जरूरत थी कि अभी भी जो इतनी बड़ी पहलगाम जैसा हमला हुआ, भारत ने जो अपने 7 डेलीगेशन भेजे हैं, जिसमें से एक आज वापस आया है, बाकी के 6 अभी आने हैं, जो कि 6 से 8 तारीख के बीच में वापस आएंगे और 9 और 10 तारीख को प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे। उसमें तमाम जो बातें कही गई हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे पहलगाम का अटैक हुआ, कैसे उससे पहले इतने सारे अटैक हुए, हर अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना कैसे मदद कर रही है,
उसके साथ साथ उसमें एक और बड़ी बात कही गई है शिखा, कि भारत सोच समझकर कंट्रोल्ड रिटेलिएशन किया था। भारत ने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, भारत ने केवल आतंकवादी जगहों को अटैक किया। अब शिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरे सिनेरियो के बीच में जो कूटनीतिक जीत आप समझें वो ये है जो ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक डिसिप्लिन्ड कंट्री है और डिसिप्लिन्ड कंट्री में एकदम संतुलित तरीके से उसने पाकिस्तान को अटैक करते हुए संतुलित तरीके से पूरे देश में 59 सांसद 33 कंट्रीज भेजा गया और ये बताया गया कि भारत ने क्या क्या स्टेप लिए। लेकिन अब आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। अब आप इसमें साथ दें या ना दें, भारत टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो आगे बढ़ा चुका है और इसको एक्ट ऑफ टेरर मान चुका है। तो अक्सर इसके रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। विपक्ष सवाल कर सकता है कि इससे क्या हुआ। विपक्ष कह सकता है यूएनएचआरसी में जब कश्मीर का मुद्दा था, तब जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा भी गया था, क्या हुआ उस कश्मीर मुद्दे का, या मनमोहन सरकार के समय के बाद क्या हुआ। लेकिन ये कूटनीतिक और साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष के पक्ष के सांसदों को भेजा और उससे क्या होता है, उससे ये पता लगता है, सभी देशों को ये समझ आता है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो हरकत है, उसकी जो सोच है वो आतंकवाद परस्त है। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको जब ग्लोबली मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती हैं, फैसले होते हैं, फोरम तैयार होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। और यही कूटनीतिक जीत, इसीलिए उसका फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री वो तमाम जो डेलीगेशन हैं वो लौटेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि हर देश में, वो 33 देशों में क्या रिस्पॉन्स मिला भारत के इस डेलीगेशन को, उन तमाम बातों में क्या कुछ कहा गया बैठक के अंदर, और उसके रिस्पॉन्स को प्रधानमंत्री समझना चाहेंगे, उसे डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद फर्दर उस देश के साथ कोई इंटरेक्शन होगा तो वो भी करेंगे। जब तक पाकिस्तान को पूरा विश्व आतंकवाद परस्त नहीं मानेगा तब तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। बिल्कुल अदिति, लेकिन विपक्षी पार्टी एकजुट होकर के भारत के साथ तो खड़ा रहा, ऑपरेशन सिंदूर में भागीदारी रही, जो प्रतिनिधि है वो देशों का दौरा करके लौटे हैं। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टी है वो एकजुट होकर के एक और मांग रख रहा है और वो है संसद के सत्र की मांग। तो क्या बीजेपी की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया जाएगा? स्पेशल सत्र की मांग शुरुआत से की जा रही है, ये पूछने के लिए कि कैसे। अब देखिए, जब सत्र होगा तो भी इस पे विपक्ष का जो सबसे बड़ा, आपने देखा सीडीएस का बयान आया, कहा कि हमारे जेट्स जो हैं अटैक किए गए, हमारे जेट्स भी गिर गए। आपने देखा कि जाहिर तौर पे वॉर होती है तो किसी एक आदमी, एक देश का, किसी एक व्यक्ति का, समूह का नुकसान नहीं होता, उसमें दोनों देश इन्वॉल्व होते हैं, दोनों देश का नुकसान होता है। अब सवाल यह है कि मैंने भी ऑफ रिकॉर्ड जब समझने की कोशिश की कि क्या तरीके की स्थितियाँ हैं, देखिए विपक्ष सीधा सीधा ये चाहता है कि स्पेशल सत्र का बुलाया जाए और उसमें हम ऑपरेशन सिंदूर पर बात करें। ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, उससे पहले कब पहलगाम अटैक हुआ, तो पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ तो इंटेल क्या थी, क्योंकि लंबे समय से इंटेल थी, तो फिर उस पर एक्शन क्या था। जाहिर तौर पे ऐसे तमाम जो सवाल है, राइट फ्रॉम 22 अप्रैल को जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर क्यों हमारे पास इंटेल नहीं थी। और उसके साथ साथ जब ये बार बार आपने देखा होगा सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया था कि कुछ दिन पहले ही वहाँ की जो सैन्य टुकड़ी है वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जगह बदली थी, नीचे भेजा था, वो क्यों हुआ। ऐसे तमाम तरीके के सवाल। जब देखिए वॉर चलती है तो विपक्ष ने ये फैसला लिया कि हम जनता के सेंटिमेंट के साथ खड़े होंगे, इसलिए सरकार के साथ खड़े होंगे। लेकिन अब वॉर पूरी हो चुकी है या सो कॉल्ड संघर्ष पूरा हो चुका है, हमने डेलीगेशन को विदेश भेजा है, तो अब विपक्ष से सवाल करना चाहता है कि राफेल को जैसे नहीं किया जा सकता, किस तरीके से राफेल को भी उन्होंने, राफेल की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि आप उसको लॉक नहीं कर सकते, तो उसको गिराने के पीछे उसकी वजह पूछी जाएगी। ठीक वैसे ही विपक्ष ने तैयारी की है कि क्या क्या भारत के जैसे नुकसान हुए हैं उसको लेकर सवाल, पुंछ को लेकर सवाल हैं, और आगे की क्या गतिविधि होगी या फीडबैक कैसा आया विदेशों से। और विपक्ष पूछना चाहता है कि ये देश का मामला है, हम भी जानना चाहते हैं आगे का क्या एक्शन होगा। तो जाहिर तौर पर जब ये संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो पूरा देश देखता है और फिर सरकार के ऊपर तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप होंगे। तो सरकार, विपक्ष यही चाहता है कि सरकार से सवाल किए जाएं, वो सवाल के जवाब देती है या नहीं देती, और उसका एक मैसेज क्रिएट हो। वजह क्या है, क्योंकि आज के अगर आप राजनीतिक सिनेरियो में देखें तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो सरकार के खिलाफ हो, ना ही ममता बनर्जी के पास है, ना बिहार में है,
बिहार में तो हालिया में लालू प्रसाद यादव के घर का मुद्दा है, जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा रहा नहीं है। तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव में उतरने के लिए। और ये बात सही है कि राजनीति के लिए, राजनीति और चुनाव में चुनावी मुद्दे होते हैं और उन्हीं मुद्दों को इकट्ठा और बनाने के लिए वो चाहती है कि सत्र बुलाई जाए। अगर सत्र नहीं बुलाया जाएगा तो भी ये कहा जाएगा कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार पारदर्शिता नहीं रखना चाहती। तो जाहिर तौर पे बिहार चुनाव से पहले ये तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं जिससे कि राजनीतिक मुद्दे खड़े किए जा सकें। लेकिन अदिति, चूंकि बिहार का जिक्र आपने किया, तो चुनावी मुद्दे जो है वो जो बीजेपी वहां पर धरातल पर लेकर आ रही है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी है, यानी राष्ट्र एक साथ एकजुट हो। हम जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव होते हैं वो जात पात पे अब तक होते आए हैं। ऐसे में बीजेपी एक तरफ अगर क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसको लेकर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है, स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जो जेट्स गिरे हैं जिसका जिक्र सीडीएस ने किया उसका जिक्र सरकार ने क्यों नहीं किया, तो क्या लगता है क्या इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा या फिर बीजेपी की तैयारी पूरी है? देखिए, डिपेंड करता है कि बीजेपी की देखिए तैयारी पूरी है। बीजेपी ने सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक तभी कर लिया था जब सर्वदलीय बैठक बुलाकर उनको बताया गया था कि हम तैयार हैं पूरे। सर्वदलीय बैठक जब 7, 6 और 7 मई को जब अटैक नहीं भी हुआ था उससे पहले भी सर्वदलीय बैठक बुला ली गई थी और तभी ये तैयार हो गया था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है और यही वजह है कि उन्होंने सभी विपक्ष को साथ लिया। अगर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती और फिर ये एक्शन होता तो विपक्ष सवाल करता। तो सरकार ने हर वो लूपहोल जिस पर सवाल किए जा सकते थे, अगर सर्वदलीय बैठक नहीं होती तो सवाल होता, पर सरकार ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। उसके बाद विपक्षी सांसदों को इंक्लूड करके सारे डेलीगेशन को भेजा है। विपक्ष सवाल नहीं कर सकता। अब आप ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि कांग्रेस कहे कि हमने जिन सांसदों का नाम दिया उनमें से एक आधा को चुना गया, उन्होंने अपने हिसाब से चुना, वो एक अलग मुद्दा है। ये तो विपक्ष खुद की एक अपने आप में हार है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई लूपहोल, जब आप जवाब दोगे तो जवाब के अंदर से कई सवाल निकलेंगे। तो अब केवल और केवल विपक्ष यही कर सकता है कि सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाए नहीं। और वैसे भी देखिए, जून के एंड में, जुलाई में मानसून सत्र की शुरुआत हो जाती है। मानसून सत्र भी लगभग 22 सिटिंग्स का होता है, तो वो भी शुरू होने ही वाला है। और तब भी आप देखेंगे कि लगातार ये मांग की जाएगी कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ उस पर बातचीत करनी है। और आप देखिएगा तब भी वॉकआउट होगा, तब भी हंगामा होगा, तब भी सरकार यही कहेगी कि हमने सर्वदलीय बैठक बुला के चीज़ें बताई हैं। लगातार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेना ने एक दिन में 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को बताया है। लेकिन फिर ये सब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि जो विपक्ष है वो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। तो जाहिर तौर पे राजनीतिक मुद्दे होंगे, लेकिन सरकार फिलहाल पूरी तरीके से तैयार है। और आप देखिए, हम चौथी अर्थव्यवस्था तक बढ़ रहे हैं। तो जहां तक हैंड इन हैंड विकास और डेवलपमेंट की बात है वो भी लगातार चल रही है। प्रधानमंत्री राजस्थान बीकानेर जाके विकास की योजनाएं देते हैं, गुजरात जाके देते हैं, बिहार जाके देते हैं, बंगाल को लेकर चीज़ें चल रही हैं। तो जाहिर तौर पे सरकार अपना काम हैंड इन हैंड चल रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जहां तक है ये लगातार जारी है, ये कहा जा रहा है। और उसको लेकर भी कई कैंपेन्स भले ही बीजेपी के चेहरे पर नहीं हो रहे हैं, पर बीजेपी के कई नेता हैं जो उस कैंपेन को लगातार चला रहे हैं। तो अपने आप में चीजें चल रही हैं, विपक्ष मुद्दे ढूंढ रहा है। और आप देखिएगा कि इसका पूरा हंगामा आपको देखने को मिलेगा जब मानसून सत्र शुरू होगा और उस दौरान ये सवाल किए जाएंगे कि हमने स्पेशल सत्र की मांग की थी जिसको सरकार ने नहीं बुलाया। और ये चर्चा संसद में भी होगी तो सड़क पर भी होगी। अदिति, डेलीगेशन क्यों जा रहा है इसको लेकर के भी लोगों के जहन में अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो आई। 33 जो देश हैं, जो 33 कंट्रीज़ हैं, उसके विजिट इस डेलीगेशन ने किया है जो कि सर्वदलीय रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ओवैसी की भी मौजूदगी रही और शशि थरूर का भी नाम नहीं भूलना चाहिए। अब ऐसे में जो मैसेजिंग देश भर में, दुनिया भर को जो दी गई है वो साफ है कि आतंकवाद के साथ जो खड़ा है भारत उसके साथ खड़ा नहीं है। वो भी तब जब मेक इन इंडिया पर भारत का विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर डिफेंस के सेक्टर में। तो इस मैसेजिंग का कितना असर हो पाएगा, और ख़ास तौर पर वो देश जो पाकिस्तान का साथ देते रहे जैसे कि तुर्की और चाइना? देखिए शिखा, इसको 2 भाग में देखना चाहिए। एक, हम अगर अपने देश की इंटरनल राजनीति जो कि हर देश में होती है उसके लिहाज से देखें तो वो एक अलग स्टोरी है। और एक, हम
भारत एज अ होल देखें और वैश्विक स्तर पर देखें तो एक अलग स्टोरी है। वैश्विक स्तर की अगर चर्चा करें तो भारत ने हर बार एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का जिम्मेदारी उठाई, एक जिम्मेदार तरीके से रिटेलिएट करा, सिविलियंस को अटैक नहीं करा। जैसे पाकिस्तान ने पहले दिन जब 7 तारीख की रात को जिस तरीके से 8:30 बजे रिएक्ट बैक किया था, तब उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की कि उनके यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी, और जब दो देशों के बीच में आपस में 25-25 जेट्स आमने सामने हो, फाइटर जेट्स, और अगर किसी का निशाना चूक जाए तो वो स्ट्रेटेजिक उन्होंने जानबूझ के कोशिश की गई थी। पर भारत ने ना कभी पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान के सिविलियंस को अटैक किया। अब इसका ये मतलब है कि देखिए, हम एक तो ये बहुत अच्छे से समझें कि जब वॉर होती है तो उसकी जिम्मेदार केवल वो ही 2 देश होते हैं, उसका फ़ायदा या नुकसान। दूसरे देश केवल दूर खड़े होकर ताली की तरह देखते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया में देखा। हमने भी खड़े होकर यही कहा था, हम रशिया के साथ अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हमने कहा था डायलॉग होना चाहिए। किसी भी देश ने स्थायी रूप से उसका इंटरफेरेंस नहीं किया, और बल्कि वॉर चालू रखने के लिए यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने यूक्रेन को पैसे ज़रूर दिए। वैसे ही आप देखें कि किस तरीके से गाज़ा की हालत है। तो सवाल तो ये समझ में आता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इशू है, उसे सॉर्ट भारत को और पाकिस्तान को ही करना है। लेकिन अमेरिका जैसा रिएक्शन कि हमने किया है, या फिर कोई और देश आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बाहर नहीं आया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत की सरकार इसको देख रही है, समझ रही है, और इसी को बदलने के लिए उन्होंने डेलीगेशंस भेजे। डेलीगेशंस भले ये लगते हैं कि हम उनको वो समझा रहे, सही बात है, लेकिन हमारा बड़ा सवाल ये भी है कि आगे कभी ऐसी स्थिति होती है तो वो जो देश आज चुप खड़े रहे, साइलेंट तमाशा देखते रहे, वो अगली बार ये रिएक्ट करें कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम भी साथ हैं। तो वैश्विक स्तर पे भारत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, आज हम हैं, कल आप होगे, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इससे क्या कुछ होता है। अगर आज आप नहीं बोलोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर में घुसकर यह आतंकवाद होगा। दूसरी बड़ी बात है, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी देखिए 140 करोड़ लोगों को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि इस सरकार ने कुछ किया है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जब 7 तारीख की रात को जब हमने आतंकवादी जगहों को निस्ते-नाबूद किया, तो जाहिर तौर पर 140 लोगों का जो गुस्सा था वो शांत हुआ। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी ने उस लड़ाई को अपना बना लिया, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया, तो देश को समझ में आया कि भारत सशक्त है। भारत ने जो मेक इन इंडिया के जो ये हथियार बनाए थे वो सशक्त हैं। और अगर इस पर विपक्ष सवाल करे कि राफेल या मिग या जेट्स गिर गए, तो देखिए ये तय है, जब भी 2 देशों के बीच में वॉर होती है तो ये नहीं है कि एक ही देश का नुकसान हो। हाँ, ये बात सही है कि मेक इन इंडिया को और कैसे सशक्त करना है, और यही वजह थी कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पे जैसे ही सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जब पूरा मसला चल रहा था, उसी समय ये खबर आई कि डिफेंस सेक्टर में पैसे बढ़ा दिए, बजट बढ़ा दिया गया है। तो भारत को इस पूरे उसमें लिटमस टेस्ट समझ आया कि हमारी कमजोरियां क्या थी, वैश्विक स्तर पे क्या कमजोरियां थी, उसको कैसे ठीक करना है। अमेरिका के साथ हम भले ही दोस्ती के संबंध समझ रहे थे, पर अमेरिका कितना स्ट्रेटेजिक है, जब पाकिस्तान की बात आती है तो IMF से फंड दिलवा देता है। तो अमेरिका के साथ हमें रिश्ते कैसे करने हैं। फिर भारत को यह भी समझ में आया कि हमें मेक इन इंडिया में और कितना इन्वेस्ट करना है, डिफेंस सेक्टर में हमें कितना और मजबूत होना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इनसाइड और आउटसाइड भारत ने समझी हैं, और भारत उसको सशक्त बना रहा है। देखिए, भारत डेवलपिंग कंट्री है, अपने आप को मजबूत करने के लिए वो हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है, और इसी के चलते भारत सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। और बात इंटरनल पॉलिटिक्स की है तो चुनाव नज़दीक है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी भी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगी, बीजेपी भी उसको भुनाएगी, बीजेपी उसका फुल यूटिलाइज करेगी। सरकारी कार्यक्रमों में तिरंगे झंडे नजर आ ही रहे हैं, तो बीजेपी उस सेंटिमेंट को भुनाएगी। 2019 में 303 पार किया था बीजेपी ने सेंटिमेंट से। तो राजनीति में ये होता है, मुद्दे हैं, मुद्दों को यूटिलाइज किया जाता है। विपक्ष का काम है कि उस पूरे सेंटिमेंट को किस तरीके से वो ब्रीच कर सकें। उसी के लिए वो कह रहे हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसी के लिए तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है। तो ऐसे में इंटरनल राजनीति तो लगातार जब कोरोना पे हो सकती है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मुद्दा है, इस पे तो होगी ही। जी बिल्कुल। और अदिति, जाहिर सी बात है, चूंकि अब ये एक बड़ा मुद्दा तो है ही, देश में जो मैसेज देना था और जो दुनिया भर में मैसेज दे रहा था वो क्लियर कट तरीके से भारत की तरफ से दिया जा चुका है। लेकिन ये जो पूरा मामला है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ, जो डेलीगेशन की जाने से जुड़ा हुआ, इसका इंटरनली आपने जिक्र भी किया कि पॉलिटिक्स में क्या कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वोट बैंक की राजनीति में कितना अहम रोल निभाने वाला है?
जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को बिल्कुल वोट बैंक की तरह नहीं देखना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को भी और किसी भी देश के वोटर को, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर को करने की वजह से देखिए आप लगभग महीना भर ना सिर्फ भारत सरकार का बल्कि लोगों का, बॉर्डर पे रह रहे लोगों के जीवन जो 7 बजे बंद हो जाता था, उनका ब्लैकआउट हो जाता था, एक आम जो रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट कितना किया। इसके अलावा देखिए नुकसान हुआ, पुंछ में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को तो बहुत नुकसान हुआ ही, लेकिन पाकिस्तान एक ना तो डेवलपिंग नेशन है, ना उसकी कोई सोच है, ना उसका कोई विजन है, लेकिन भारत का है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने 26 लोग खोए। वो सिर्फ 26 लोग नहीं हैं, वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे लोगों की पूरी फैमिलीज हैं जो पूरी टूट चुकी हैं। तो बहुत नुकसान होता है, लेकिन अब इसका राजनीतिक फायदे के लिहाज से समझें, क्योंकि हर एक मसले का राजनीतिकरण होता है, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में अलग अलग स्तर पे। तो ऐसे में ये जो राष्ट्रहित वाली भावना है, राष्ट्रवादी जो भावना है, वैसे भी एक जिसे बोलते हैं सिंबॉलिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कि राम मंदिर बनाना, जैसे कि घर में घुस के मारना, जैसे कि 56 इंच की छाती, जैसे कि पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि बालाकोट होता है तो किस तरह का रिएक्शन होता है, एयर स्ट्राइक होती है, किस हर तरीके से, और उसी ये सारे सेंटिमेंट के साथ, या 370 हटाना, कश्मीर को अभिन्न अंग बनाना, ये सारे वो नेशनलिस्ट मुद्दे हैं जिसमें पूरा जो भारत है वो एकजुट सरकार के साथ और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाता है, और उसका नतीजा होता है कि 2019 में 303 जैसे आंकड़े आ जाते हैं, जो कि बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तो जाहिर तौर पे, और जब जाति पे बढ़ता है तो 240 आंकड़े आ जाते हैं। जब 2024 के चुनाव हुए तो उसमें चुनाव हुए तो उसमें देखिए जाति पर चला गया, वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट नहीं था, तो जाहिर तौर पे आंकड़े कम हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हमेशा ये नेशनलिज्म वाली भावना रहती है। तो ऐसे में अगर अब आगे चुनाव होते हैं और बात ऑपरेशन सिंदूर की होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आएगा, क्योंकि मैं जहां जहां प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए, बीकानेर का जिक्र कर लें, अलग अलग जगहों का, मैं वहां पर खुद प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी और मैंने वहां पर लोगों के अंदर उस राष्ट्रहित वाली भावना का उबाल प्रधानमंत्री के सामने देखा था। तो जाहिर तौर पे उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जैसे राजनीतिक जो उपयोग हो सकता है वो लेंगे। ये राजनीति है, इसमें ये होता ही है।